अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम कंसेप्चुअल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि पोजीशन वेक्टर और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर से रेलिवेंट हैं। आइए हम उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर मुश्तमिल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा किया गया है और ये एक वेक्टर है जिसका नाम है ए वेक्टर। जब हम इसके कंपोनेंट्स फाइंड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम इस वेक्टर की जो है वो प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पर भी और प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे वाई एक्सिस पे भी। और अगर देखा जाए जब हमने एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन ड्रा की तो हमें उसका वाई कंपोनेंट मिला और जब हमने वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन ड्रा की तो हमें उसका एक्स कंपोनेंट मिला। वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखने के कुछ तरीके यहाँ पर दिए गए हैं। आप बताइएगा इनमें से कौन सा तरीका गलत है और कौन सा तरीका सही है। सबसे पहले जो है हम फर्स्ट वन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ए एक्स, ऊपर हमने डायरेक्शन लगाई है और उसके साथ आई यूनिट वेक्टर लगाया है। तो मेरे ख्याल में ये तरीका जो है वो गलत है, क्योंकि एक वक्त में एक ही डायरेक्शन काफ़ी है। जब हमने डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लगा दिया तो ए एक्स के साथ डायरेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर दूसरी चीज़ पे डिस्कस करते हैं, क्या ये तरीका सही है या गलत। मेरे ख्याल में ये तरीका सही है, लेकिन ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। ये जो हमारा ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, जिसे हम ए एक्स भी कहते हैं, ये उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड शो कर रहा है। तो ये वाला तरीका भी सही हुआ। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ए एक्स के ऊपर हमने वेक्टर लगाया हुआ है, तो डेफिनेटली ये वाला तरीका भी सही है, क्योंकि इसमें हमने जो ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, यानी ए एक्स वेक्टर जो है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से लिखना भी इसको सही होगा। और एंड पे हम बात करेंगे चौथे तरीके की। इसके अंदर देखें, ए एक्स के साथ यूनिट वेक्टर लगाया हुआ है, यानी मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट वेक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और डेफिनेटली ये भी एक पूरा वेक्टर है, तो ये वाला तरीका भी सही हुआ। अभी तक हमने वेक्टर्स के कंपोनेंट्स के हवाले से ये देखा था कि अगर एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कर दिए जाएं तो वही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मिलके दोबारा वही वेक्टर बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंपोनेंट्स की जो रेक्टेंगुलर नहीं हैं, किसी वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट्स जो रेक्टेंगुलर नहीं हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दो वेक्टर हैं ए और बी। ये दोनों वेक्टर जो हैं इस रिजल्टेंट वेक्टर के दो हिस्से हैं, दो कंपोनेंट्स हैं। तो अब हमने इन दोनों को मिलाकर रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड करना है ये हम देखेंगे। यहाँ पर हमने देखा हुआ है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमें रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये दो वेक्टर होते ए और बी और ये आपस में रेक्टेंगुलर होते हैं, यानी इनके दरमियान एंगल 90 का होता, तो फिर हम जो रिजल्टेंट फाइंड करते, रिजल्टेंट वेक्टर आर, उसकी मैग्नीट्यूड का फार्मूला ये होता, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये जो तरीका हमें बताया गया ये पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक है कि जब हम बेस का स्क्वायर करें और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करें तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये वाला तरीका तो हमारा वैलिड हो गया। लेकिन जब कंपोनेंट्स नॉन रेक्टेंगुलर होंगे, यानी उनके दरमियान 90 का एंगल नहीं है, या यूँ कहें कि कोई से दो वेक्टर हैं और वो आपस में 90 के एंगल पे नहीं हैं, उनका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हमने वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए लेट्स सपोज ये हमारे पास एक फिगर है, इसको गौर से देखिएगा। इसमें एक वेक्टर ए है यहाँ से यहाँ तक और एक वेक्टर बी है और उसका रिजल्टेंट आर है। ये हेड टू टेल रूल के ज़रिए रिजल्टेंट हमने फाइंड कर लिया, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, ज़ाहिर है वो पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से पॉसिबल बनाएंगे, आइए हम देखते हैं। पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो राइट ट्रायंगल्स पे अप्लाई होता है, यानी जिनके अंदर एक एंगल 90 का हो। यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस वेक्टर ए की प्रोजेक्शन को आगे ड्रा करेंगे और वेक्टर बी का जो कंपोनेंट है वो ए के अलोंग वो प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे उसकी। अब यहाँ पर हमारे पास यूँ समझें कि वेक्टर बी के दो कंपोनेंट्स हो गए। ये जो है एंगल थीटा है। अब अगर हम इस वेक्टर बी को दो कंपोनेंट करें तो
थीटा के सामने हमेशा साइन कंपोनेंट होता है, तो ये बनेगा बी साइन थीटा और ये बन जाएगा बी कॉज ऑफ थीटा। लेट्स सपोज अब हमारे पास इसकी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, वो ए है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इसके सारे का सारा जो मैग्नीट्यूड है वो एक्स के अलॉन्ग है, इसलिए हम ए को इसकी मैग्नीट्यूड समझेंगे। तो अब अगर गौर से देखा जाए कि एक नई ट्राइंगल बन चुकी है जो कि कुछ इस तरीके से है। इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप गौर से देखें तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, यानी ये एक राइट ट्राइंगल बन चुकी है। इसका ये वाला हिस्सा ए है, ये वाला हिस्सा बी कॉज ऑफ थीटा है, जबकि ये बी साइन ऑफ थीटा है। अब ये एक राइट ट्राइंगल बन चुकी है, तो इसके ऊपर हम पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरियन थ्योरम हमें क्या कहता है? पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक जो बेस का स्क्वायर होता है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ये इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो इसके अकॉर्डिंगली अब हम यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये क्योंकि जो हमारी बेस है वो यहाँ से यहाँ तक ए प्लस बी कॉस थीटा है, तो हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी कॉज ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस ये जो हमारा परपेंडिकुलर है वो है बी साइन ऑफ थीटा, तो ये हम लिखेंगे बी साइन ऑफ थीटा का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, जबकि इसका हम फार्मूला जो है वो ओपन करेंगे। फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। फार्मूला होता है x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अब हम इसको ओपन करते हैं, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास बन गया। अब अगर इसमें से हम गौर करें तो यहाँ पर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा में से बी स्क्वायर कॉमन आता है, तो हम इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया इन दोनों में से, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा। अब अगर इसको फर्दर आगे लेके चलें तो आपको पता है एक फार्मूले का ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है ये 1 के इक्वल होता है। ये हमें फार्मूला ऑलरेडी पता है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर 1 अप्लाई करेंगे। 1 जो है बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर बी स्क्वायर ही आएगा। तो ये हमारे पास बन गया आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास फार्मूला है। इसको हम जनरल फार्मूला भी कह सकते हैं। ये जनरल फार्मूला है, ये अप्लाई होता है दोनों तरह पे, मतलब ये अप्लाई होता है उन ट्राइंगल्स पे भी जो राइट ट्राइंगल हैं और उन पर भी जो राइट ट्राइंगल्स नहीं हैं। या यूँ समझें, अगर किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर हैं तो उन पे भी ये अप्लाई हो जाएगा, और अगर रेक्टेंगुलर नहीं है तो उन पे भी अप्लाई हो जाएगा। अगर एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, तो इसके अंदर ये फार्मूला कैसे वैलिड होगा? ये रिजल्टेंट है, ये ए है और ये बी है। यहाँ पर एंगल जो होगा दो वेक्टर्स के दरमियान जिनको हमने हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड किया था, उन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होगा, याद रखिएगा, वही एंगल हमने लेना है। ये वाला एंगल हम नहीं लेंगे, हम ये वाला एंगल लेंगे। तो ये वाला जो एंगल 90 डिग्री है, तो हम यहाँ पर अगर ये इसी पे अप्लाई करें तो ये बनेगा आर इज इक्वल टू, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉज ऑफ 90 डिग्री। अब कॉज 90 जो होता है वो 0 होता है, इस वजह से ये पूरा फैक्टर जो है वो इसमें से कट जाएगा और हमारे पास ये वही आंसर आ गया जो कि शुरू से हम यूज़ कर रहे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो हमें समझ आया
कि ये जो फार्मूला जनरल हमने ड्राइव किया है, ये वाला जो फार्मूला है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और विदाउट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दोनों वेक्टर्स पे उनकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए अप्लाई हो सकता है। आइए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जब हमने पोजीशन वेक्टर वाला आर्टिकल पढ़ा था तो उसके अंदर हमने देखा कि पोजीशन वेक्टर जो है वो AI प्लस BJ प्लस CK इस तरीके से होता है अगर वो स्पेस में हो। तो उसकी मैग्नीट्यूड हम इस तरीके से फाइंड करते हैं A² प्लस B² प्लस C²। लेकिन क्या आपने सोचा कि ये जो फार्मूला आया है ये किस तरीके से वैलिड हुआ? क्योंकि हम जो जानते हैं पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक हम मैग्नीट्यूड जो फाइंड करते होते हैं वो होती है R = A² प्लस B² स्क्वायर रूट। क्योंकि पाइथागोरियन थ्योरम में तीन चीज़ें होती हैं, उसके अंदर एक ट्रायंगल के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक उसकी बेस, एक उसका हाइपोटेन्यूस और एक उसका परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये चार चीज़ें बन रही हैं। ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये क्या चीज़ है? तो क्या ये पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक वैलिड है या ये किस तरीके से वैलिड है, ये किस तरीके से वजूद में आया है? तो आज हम इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि इसको हमने किस तरीके से प्रूव करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्पेस है जो कि 3 एक्सिस AX, Y और Z एक्सिस पर मुश्तमिल है। लेट्स सपोज ये हमारा X एक्सिस है, ये हमारा Y एक्सिस है और ये हमारा Z एक्सिस है। तो इस स्पेस के अंदर एक वेक्टर मौजूद है जो रेड कलर में शो किया गया है जिसका नाम है A वेक्टर। अब हम देखते हैं कि ये जो वेक्टर है जो कि पोजीशन वेक्टर है जो कि स्पेस के अंदर मौजूद है, इसकी मैग्नीट्यूड हम किस तरीके से मालूम करेंगे। इसकी मैग्नीट्यूड डेफिनेटली हम पाइथागोरियन थ्योरम के ज़रिए ही मालूम करेंगे, लेकिन इसका फार्मूला जो है उसमें चार क्वांटिटीज़ कैसे आती हैं आइए हम उसके बारे में देखते हैं। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि किसी वेक्टर का स्पेस में होना ओरिजिनली होता कैसे है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक X एक्सिस और Y एक्सिस है, ये एक प्लेन मौजूद है। प्लेन के अंदर पहले वेक्टर को देखते हैं। लेट्स सपोज ये रेड कलर का एक वेक्टर है और ये प्लेन के अंदर ऐसे मौजूद है। तो अब हमने इसके जब कंपोनेंट्स बनाने हैं तो इसके कंपोनेंट्स इजीली बनाए जा सकते हैं। वो कैसे बनाए जाएंगे? इसके जो है एक प्रोजेक्शन जो है हम ये देखिएगा, इसकी हम प्रोजेक्शन यहाँ से X एक्सिस पे ड्रा करेंगे, इससे हमें Y कंपोनेंट मिल जाएगा। और इसी तरीके से हम इसकी प्रोजेक्शन जो है Y एक्सिस पे ड्रा करेंगे और इससे हमें जो है इसका X कंपोनेंट मिल जाएगा। अब हम इसी चीज़ को, इसी वेक्टर को अगर हम स्पेस में देखें तो वो कैसा होगा। ये देखिए, ये प्लेन में था, अब अगर लेट्स सपोज ये थोड़ा सा बाहर को आ गया, अब ये स्पेस में मौजूद है। अब इसकी प्रोजेक्शन हम कैसे ड्रा करेंगे? अब इसकी प्रोजेक्शन ड्रा करने के लिए हमें पहले ये करना होगा कि यहाँ से इस प्लेन के अंदर एक प्रोजेक्शन ड्रा करें। XZ एक प्लेन है, YZ एक प्लेन है और XY एक प्लेन है। तो जिस भी प्लेन के अंदर हमने प्रोजेक्शंस ड्रा करनी है, पहले हम उस वेक्टर को उस प्लेन के अंदर प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि अब हमारा वेक्टर जो है किसी एक प्लेन में नहीं रहा, ना ये XY प्लेन में है, ना ये XZ प्लेन में है, ना ये YZ प्लेन में है, बल्कि ये सब में मुश्तरका तौर पे मौजूद है, यानी ये एक स्पेस में मौजूद है। जब ये एक स्पेस में मौजूद है तो हमें पहले मुख्तलिफ प्लेन्स, जो तीन प्लेन वजूद में आए हैं, वहाँ पर इसकी प्रोजेक्शंस ड्रा करनी पड़ेंगी और फिर हमें अपनी प्रोजेक्शन मिलेगी। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ से इसकी प्रोजेक्शन इधर ड्रा करनी होगी, फिर हम ये वाला काम कर सकते हैं। तो आइए अब इस वेक्टर की तरफ चलते हैं। अब इस वेक्टर A को हमने तीन प्लेन्स के अंदर प्रोजेक्ट करना है। आइए सबसे पहले हम इसको XY प्लेन के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं। उसके बाद हम इसको XZ प्लेन के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं और तीसरे नंबर पे हम इसको YZ प्लेन के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं। अब जबकि हमने अपने इस वेक्टर को तीनों प्लेन्स के अंदर प्रोजेक्ट कर लिया है, अब हम इसको फर्दर हर प्लेन में जाकर एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम Y एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हैं इसको, फिर हम इसको X एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे। इसी तरीके से अब हम इसकी बात करते हैं तो हम इसको पहले Y एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे, फिर इसको हम Z एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे। इसी तरीके से अब हम इस प्रोजेक्शन को दोनों एक्सिस पे प्रोजेक्ट करेंगे।
तो इस तरीके से हमारा जो है हर तरफ प्रोजेक्शन हमने मुकम्मल कर ली। अब हमारे पास आखिरी चीज़ है कि अब इस जो वेक्टर ए है इसका साया जो है एक्स जी प्लेन के अंदर हम ड्रा करेंगे, जो कि कुछ इस तरह होगा। अब हम इन मुख्तलिफ पॉइंट्स को नाम दे लेते हैं। हमारे पास लेट्स सपोज ये जो पॉइंट है इसको हम पी कहते हैं। इसी तरीके से इनके नाम हम इस तरह देते हैं क्यू आर एस टी यू और वी। इस तरीके से हमने इसको नाम दे लिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि देखें हम जो वेक्टर ओ पी यानी ए वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाह रहे हैं। ये वेक्टर स्पेस में मौजूद है, अब हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक रूल होता है पाइथागोरियन थ्योरम, हम वही अप्लाई कर सकते हैं इन पे। तो वो अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक ट्राइंगल होनी चाहिए। तो ये वाली जो फिगर आपको नज़र आ रही है ये तो इंतहाई ख़तरनाक सी फिगर है। अब इसमें से ट्राइंगल को हमने ढूंढना है। तो एक ट्राइंगल मैं अभी बनाता हूँ यहाँ पर, देखिएगा ज़रा। ये ट्राइंगल आपके सामने है जिसका नाम है ओ पी यू। अब इस ट्राइंगल के ऊपर हम पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। ये वाला पॉइंट कट जाएगा। ओ पी इज इक्वल टू ओ यू का स्क्वायर प्लस यू पी का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। अब अगर गौर कीजिए यहाँ पर ओ पी किसके इक्वल है, ओ पी जो है हमारा ए वेक्टर के इक्वल है। तो इसकी जगह पे हम ए लिख देंगे, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं इसलिए वेक्टर्स हम नहीं लगा रहे, वेक्टर का साइन नहीं लगा रहे हम यहाँ पर। सिंपली हम जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं। तो ये ए लगा दिया। इसी तरीके से जो ओ यू वेक्टर है उसकी तरफ गौर करें। ओ यू वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड हमें नहीं मालूम। इसी तरीके से तीसरा है यू पी। तो यू पी की तरफ अगर गौर कीजिए तो यू पी बिल्कुल इक्वल है ओ क्यू के, यानी ये जो यू पी है ये इक्वल है ओ क्यू के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी दोनों की लेंथ या मैग्नीट्यूड सेम है। जो ओ टी है ये हमारा इस वेक्टर ए का एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन है, तो हम इसको कहेंगे ए एक्स। इसी तरीके से जो ओ क्यू है ये हमारा ए वाई है, और इसी तरीके से जो ओ वी है ये हमारा ए जी है। अब क्योंकि यू पी और ओ क्यू इक्वल हैं इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओ क्यू की वैल्यू पुट करेंगे और वो है ए वाई का स्क्वायर हो गया। अब हमने फाइंड करना है ओ यू को। तो जो ओ यू वेक्टर है इसको हम ज़रा इधर ड्रा करते हैं। देखिएगा ये हमारे पास ओ है, ये हमारे पास यू है। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास जो ओ यू है ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक ओ टी और ओ वी का सम है। इसका मतलब हम इसको अब ऐसे लिख सकते हैं कि ओ यू वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ ओ टी प्लस ओ वी। तो अब हम ओ यू की जगह पे ओ टी प्लस ओ वी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ओ यू की जगह पे लिखेंगे ओ टी का स्क्वायर प्लस ओ वी का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट। अब अगर गौर कीजिए ओ टी की वैल्यू किसके इक्वल है, ओ टी की वैल्यू किसके इक्वल है, इसको हम थोड़ा सा ड्रा करते हैं। ये देखिए ओ से टी तक की जो वैल्यू है ये हमारा ए एक्स है। तो इसकी जगह पे हम ए एक्स लिखेंगे प्लस ओ वी की वैल्यू देखें, ओ से वी तक की जो वैल्यू है ये हमारा ए जी है, तो इसकी जगह पे हम ए जी पुट करेंगे
इसको अब हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अब गौर कीजिए, यही वो फार्मूला है जो कि हमने पोजीशन वेक्टर वाले आर्टिकल में देखा था, और उस पर हम हैरान हुए थे कि पैथागोरियन थ्योरम के अंदर तो 3 टर्म होती हैं जबकि यहाँ पर 4 टर्म है, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर देखने पे पता चला कि बेसिकली एक वेक्टर फर्दर 2 वेक्टर्स का सम था, इसलिए उस सम को इधर लिखा तो 3 की बजाय 4 टर्म्स हो गई।